गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर के जो 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हमारे सिलेबस में हैं वो तीनों ही डिस्कस कर लिए थे और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में वैसे हमें मेनली इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करनी है और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में एमसीक्यू आए हैं वो हमें देखने हैं। लेकिन वो हम करें उससे पहले ना मुझे आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाना है, तो पहले हम वो करेंगे और फिर अपने इस चैप्टर के जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करना शुरू करेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिया था, आज हमें 28 से आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे एक स्टूडेंट ने एज डाउट भेजा, तो मुझे लगा चलो ठीक है, अभी हम गॉर्डन मॉडल मतलब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टेकअप कर ही रहे हैं तो ये क्वेश्चन साथ में टेकअप किया जा सकता है। हालांकि मैंने इसको डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक में इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज यहाँ पर केई कंप्यूट करना है। पर क्योंकि यहां पर भी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मतलब गॉर्डन मॉडल है तो सही, तो यहां पर भी इसको डिस्कस किया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है, बच्चे का डाउट भी कवर हो जाएगा और एक लेटेस्ट जून 2023 का जो ये क्वेश्चन है ये भी कवर अप हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अ कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कह रहा अपार्ट फ्रॉम द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कह रहा प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के अलावा द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹12, 13.2 एंड 14.52 रिस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 years ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। मतलब हमने पिछले 3 सालों में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है वो उसने मुझे बताया है। उसके बाद कहता है इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹140, इसका मतलब मुझे P0 पता है। इसने हमसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मांगा है एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में किया ही था, और यहां पर भी जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस थे जो आ रखे थे, हमने डिविडेंड पॉलिसी के भी पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो पहले मुझे ये बताइए कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली केई कैसे कंप्यूट होता है। सर केई निकालने का फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस G, है ना, यही फॉर्मूला होता है। P0 हमको यहां पर दे रखा है, अगर आप देखें तो 140 जो गिवन है वो क्या है, वो P0 है, प्राइस है। अब हमें जो यहां मेनली ढूंढना है ना वो ढूंढना है ग्रोथ रेट G, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर एक फिगर है जो हमें चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसको कंप्यूट करने के लिए ना इसमें हमें इनडायरेक्ट तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि आप देखिए, हमें ये बताया है कि हमने पिछले 3 सालों में 12 रुपए, 13 रुपए 20 पैसे और 14.52 ये हमने डिविडेंड दिया है ना, ये पिछले 3 सालों का डिविडेंड है। और अगर आप देखें ना तो यहां पर जो ये चेंज आ रहा है, ये जो ग्रोथ हो रही है डिविडेंड्स में, ये ग्रोथ आप यहां पर कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 से 13.2 होने का मतलब ये हुआ जो चेंज आया है वो कितने का आया है, वो 1.2 का चेंज आया है ना। 12 से 13.2, आप 13.2 में से 12 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.2। और ये बात मैं कई चैप्टर्स में आपको रिवीजन करते वक्त बता चुका हूं कि परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो 1.2 का चेंज है और इन दोनों में ओरिजिनल मतलब शुरुआत किससे हुई थी, 12 रुपए से, तो 1.2 अपॉन 12 इंटू 100 करोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा डिविडेंड 10% से ग्रो किया है। हमारा डिविडेंड जो है वो 10% से ग्रो किया है। ऐसे ही अगर आप 13.2 और 14.52 के बीच का डिफरेंस देखोगे, अगर मान लीजिए मैं 14.52 में से अगर 13.2 माइनस करता हूं तो ये आता है 1.32, और डिवाइड अगर हम कर दें ओरिजिनल से, क्योंकि इन दोनों के बीच में ओरिजिनल तो 13.2 होगा, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100 अगर आप करोगे तो ये भी 10% आएगा। इसका मतलब इसने ना हमें जो 3 सालों का डिविडेंड दे रखा है ये हमें ग्रोथ रेट कंप्यूट करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम G निकाल पाए, ग्रोथ रेट निकाल पाए, और ग्रोथ रेट हमारा इस क्वेश्चन में इस तरीके से मिला, 10% का हमारा ग्रोथ रेट है। और ग्रोथ रेट आने के बाद ना अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से इस बात को भी ऑब्जर्व करना है कि ये जो तीनों डिविडेंड है ये पिछले 3 सालों के, और जो अभी रिसेंटली डिविडेंड पे हुआ होगा वो क्या पे हुआ है, वो पे हुआ है 14.52, जो अभी रिसेंटली डिविडेंड पे हुआ है। अब जिस साल में हम बात कर रहे हैं उस साल की ठीक बिगिनिंग में या फिर लास्ट ईयर के जस्ट एंड में, लास्ट ईयर के जस्ट एंड में, और जिस साल में हम खड़े हैं उसके जस्ट बिगिनिंग में जो डिविडेंड अभी रिसेंटली पे हुआ है वो कितना पे हुआ है, 14.52। और हमें ध्यान रखें, हमें नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए होता है।
जो अभी रिसेंटली डिविडेंड पे हुआ है वो 14.52 हुआ है, तो ध्यान रखें हमारे इस क्वेश्चन में 14.52 जो होगा वो D0 होगा। D0 क्या होता है? लास्ट पेड डिविडेंड। तो इन तीनों में से लास्ट पेड डिविडेंड कौन सा है? 14.52। तो अगर ये लास्ट पेड डिविडेंड है, नेक्स्ट पेड डिविडेंड अगर निकालना हो जिस टाइम पर हम खड़े हैं, अब एक साल बाद जो डिविडेंड पे होगा वो इसमें 10% का ग्रोथ ऐड करके पे होगा। ठीक है, तो आइए जरा इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये मैंने सिर्फ वर्किंग आपको समझाने के लिए बनाई। अब हम यहां पर जो जो चीजें पहले हमें पता है वो लिख लेते हैं। हमें P0 पता है। P0 हमें यहां पर कितना पता है सर? P0 हमें पता है 140। फिर हमने कहा ग्रोथ निकाल लेते हैं। ग्रोथ आप किसी भी दो डिविडेंड्स को लेकर कंप्यूट कर सकते हैं। 1.2 अपॉन 12 इंटू 100 ऐसे भी कर सकते हो, और या फिर 1.32 डिवाइडेड बाय 13.2 इंटू 100। चाहे ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, ग्रोथ तो 10% का ही आएगा। और जो लास्ट पेड डिविडेंड है वो कितना है? वो है 14.52। D0 कितना है हमारा? 14.52 है। अब ध्यान रखें, लेकिन हमको D1 चाहिए होता है, तो D1 कैसे निकलता था? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। अब ये मत कहना कि आपको ये याद नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बड़े अच्छे से ये सब चीजें रिवाइज करवाई थी। चलिए, D0 हमारा कितना है? 14.52, और ग्रोथ रेट हमारा 10% का है, तो ये हो जाएगा 0.1। 14.52 को 1.1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.972 आता है। अब आपको सिंपली केई के फॉर्मूला में पुट करना है। केई हमारा है D1 15.972 अपॉन P0। P0 है 140 प्लस G, और G कितना है? 0.10। ये आ रहा है 0.1141। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 0.2141, दैट इज 21.41%। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि मुझे करा देना चाहिए। एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, तो वो डाउट भी सॉल्व हो गया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, मुझे आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है, क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट करके मुझसे कई सारे वीडियोस में पूछा कि क्या सर ये जो रिवीजन लेक्चर आप ले रहे हैं क्या ये एग्जाम के लिए इनफ है? देखो, रिवीजन लेक्चर है, एग्जाम के लिए कैसे इनफ हो सकता है? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो क्लासेस हैं ये आपके रेगुलर बैच का सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेगुलर बैच में जितनी इन डेप्थ और जितने डिटेल तरीके से हम पढ़ते हैं वो आइडियल प्रिपरेशन का लेवल है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे आपको बिल्कुल बेनिफिट मिल सकता है, अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ही, मैंने सारे ही एग्जाम के एमसीक्यूज आपको जितने भी चैप्टर्स मैंने रिवाइज करवाए हैं सब में ही करवाए हैं। तो ये बात ठीक है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कुछ ना से तो कुछ तो बेहतर है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है। लेकिन ध्यान रखें, कवरेज के मामले में 100% चीजें कवर्ड नहीं है इन रिविजन लेक्चर्स में। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल है, इसी के साथ ना एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहां पर ग्रोथ रेट एक नहीं दो और कभी कभी तीन भी दे रखी होती है। मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ, दो ग्रोथ दे रखी होती है, और वहां पर जनरली हमें क्वेश्चन बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो, प्राइस निकाल दो शेयर का। मतलब वहां पे अलग अलग तरीकों से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें पूरी करके शेयर की वैल्यू कंप्यूट करनी होती है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ, दो ग्रोथ दे रखी होती है। जैसे आपने देखा ना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में ज्यादातर हमें एक ही ग्रोथ दे रखी होती है। तो अगर हमें एबनॉर्मल ग्रोथ वाले क्वेश्चंस को टैकल करना हो तो वहां पर प्रेजेंट वैल्यू की भी कॉन्सेप्ट को साथ में यूज करते हुए वो हमें वैल्यू कंप्यूट करनी होती है। वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पहले मैं सोच रहा था करवाऊं, पर क्योंकि हमारे एग्जाम में पास्ट में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखें आ सकता है। न्यू सिलेबस वालों के लिए तो खासकर वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने रेगुलर बैच में उसको टेकअप किया है, चाहे ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है। लेकिन क्योंकि एमसीक्यू पार्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रखे, तो इसलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहां पर टेकअप नहीं किया है। ये बात को दिमाग में रखते हुए कि हम इन रिवीजन लेक्चर्स में जो अभी तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम टेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक आपको मैंने बात बताई कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको इस डिटेल्ड रिवीजन क्लास में नहीं करवाए हैं, क्योंकि पास में मुझे उस पर कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखे।
लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसको आपको देख के जरूर जाना है। जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं, आपके नोट्स में वो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आ तो सकते ही हैं, अभी तक नहीं आए लेकिन फ्यूचर में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आपको देख के जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे तो सिंपली वॉल्टर्स मॉडल के फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन है, जून 2022 में आया। कहता भी देखो, ये जो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसमें जो ये एब्रीविएशंस यूज की गई हैं डी ई के ई, इनका क्या मतलब है? इसने हमसे सिंपली यही बात पूछी है, और इसमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी एब्रीविएशन का। अच्छा, पी का मतलब क्या मार्केट प्राइस होता है? हाँ सर, पी का मतलब तो मार्केट प्राइस होता है। क्या डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर होता है? हाँ जी सर, इसमें डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर ही होता है। क्या इसमें ई का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है? हाँ जी सर, अर्निंग पर शेयर होता है। क्या आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? नहीं सर, आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये जो सी जो पार्ट है, ये बेसिकली इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बात कर लेते हैं, जिसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जिस पर एग्जाम में जनरली एमसीक्यू बन जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट ने ना स्टडी मटेरियल में ये बताया हुआ है कि भी देखो, हम डिविडेंड इन इन तरीकों से दे सकते हैं। ठीक है, देखो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये बात मान के चलते हैं कि डिविडेंड अलग चीज है और बोनस इशू अलग चीज है। डिविडेंड और बोनस इशू एक नहीं है, अलग अलग होते हैं। जब हम लीगल बात करते हैं, कंपनी लॉ की बात करते हैं, अकाउंटिंग में बात करते हैं, वहां पर हमने देखा भी बोनस इशू एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक, लेकिन इस डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड वर्ड ना एक बहुत वाइडर मीनिंग कैरी करता है। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बोलता है भी देखो, तुम जिन जिन तरीकों से अपने शेयर होल्डर को फायदा पहुंचा सकते हो, उन सभी को हम डिविडेंड बोलेंगे। बस जो आप डिविडेंड बोलते हो जिसको, जनरली वो कैश डिविडेंड होता है, और जो बाकी तरीके हैं शेयर होल्डर तक बेनिफिट पहुंचाने के, वो डिविडेंड इन काइंड कह लो या नॉन कैश डिविडेंड कह लो। ठीक, तो पहले इस बात को समझे कि बोनस इशू को अकाउंट्स में या कंपनी लॉ में डिविडेंड नहीं बोलते, वो एक अलग चीज है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा भी है, और न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए तो हमने वो बोनस इशू को यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखा है, डिटेल में आप देख सकते हैं। लेकिन वहां पर बोनस और डिविडेंड अलग अलग होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉज हो, चाहे वो हमारा अकाउंटिंग हो। लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी तरीका जिससे आप अपने शेयर होल्डर्स तक फायदा पहुंचा रहे हैं, उसको ये चैप्टर डिविडेंड बोल देता है। अब जैसे कि कैश डिविडेंड, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि हम जब कैश में डिविडेंड पे करते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी पे कर सकते हैं, फाइनल डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। दूसरा है स्टॉक डिविडेंड, कि आपने कोई सिक्योरिटी दे दी, और खासकर यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है बोनस इशू। हमने अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर दिया, और बोनस शेयर पर डिटेल बातें हमने ऑलरेडी अकाउंट्स में कर रखी हैं। ठीक, ये दो तरह के डिविडेंड तो हम जनरली होते हुए देखते हैं। उसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट ने दो तरह के और डिविडेंड्स बताए हैं। एक बॉन्ड डिविडेंड, यहां पर ध्यान रखें, हम कोई डेट इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल बॉन्ड जो है हम अपने शेयर होल्डर को इशू करेंगे। ये एक आध कंपनीज ने हमारी कंट्री में यूज तो किया, पर ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और इसके पॉपुलर ना होने के पीछे कारण पता क्या है? कि अगर मान लीजिए आप अपने शेयर होल्डर को बॉन्ड इशू कर देते हैं, मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होगा? कि हर साल अब आपकी एक इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन बन जाएगी। जैसे आपकी किताबों में उधार आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तो उसका एक इंटरेस्ट रेट, एक कूपन रेट होता है। तो जैसे ही आपने किसी अपने शेयर होल्डर को डेट इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड या डिबेंचर आप इशू करोगे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उस पर आपको फिर सालाना ब्याज देना पड़ेगा। जबकि अगर मैं मान लो बोनस शेयर, इक्विटी शेयर इशू करता, तो मुझे कोई डिविडेंड देने की कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी थी, पर इसके ऊपर बोनस है, डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी। फिर आप जरा सोचिए, आपने अपनी किताबों में डेट बढ़ाने का मतलब यह है कि आपने अपनी डेट इक्विटी रेशो भी एडवर्स कर डाली, और उसके बाद अगर आपकी किताबों में डेट आया है, तो कभी ना कभी तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा। क्योंकि बॉन्ड डिविडेंड मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं कोई इशू लेके आता हूं अपने शेयर होल्डर्स के लिए फ्री में, तो इससे ना बड़े सारे और खतरे पैदा हो जाते हैं। एक तो मुझे सालाना ब्याज देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, मेरा डेट इक्विटी रेशियो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा मुझे इनको रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब आपकी बुक्स में डेट अगर आ गया है, तो कभी ना कभी तो रीपे भी करोगे। इस करके ये वाला जो डिविडेंड है हमारी कंट्री में ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। एक आध कंपनी ने पास्ट में इसको ट्राई जरूर किया, पर सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके अलावा ये तो हमारे देश में होता ही नहीं है।
प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब यह है, मान लो मारुति है, आपने मारुति के शेयर खरीदे, बड़े सारे शेयर आपके पास मारुति के हैं, और डिविडेंड ना देके, मतलब कैश में डिविडेंड देके मारुति ने आपके घर में एक स्विफ्ट डिजायर पहुंचा दी, मतलब एक कार आपके घर में पहुंचा दी। जो इन्वेंट्री में वो डील करते हैं, जिस गुड्स में वो डील करते हैं, वो गुड्स का ही आपके घर डिविडेंड पहुंचा दिया। आप मान लो एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर हैं, एशियन पेंट्स वालों ने आपके घर में एशियन मतलब पेंट्स के डब्बे पहुंचा दिए, भाई घर में पेंट कराना इस दिवाली। आपने मान लो किसी स्टील कंपनी के शेयर परचेज किए, तो स्टील कंपनी ने आपको जो है स्टील घर में पहुंचा दिया। भाई ये ना एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी, एक वाइडली हेल्ड कंपनी जिसे हम पब्लिक कंपनी बोल देते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके इतने एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, किस किस के घर में ऐसे इन्वेंट्री पहुंचाएगी। ये डिविडेंड जो है ये बेसिकली अगर कोई देगा भी तो क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी गिनती के शेयर होल्डर हैं और सारे के सारे जानने वाले शेयर होल्डर हैं, तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक वाइडली हेल्ड कंपनी, एक पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इंडिया और इवन दूसरे देशों में, वो ये कहां दे पाएगी। ठीक, तो ये तो हमारी कंट्री में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। अब देख लेते हैं इसके ऊपर कौन कौन से एमसीक्यू जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, इशू ऑफ बोनस शेयर इज द नेचर ऑफ, बताइए इन चार में से इशू ऑफ बोनस शेयर क्या था। सर बोनस शेयर तो स्टॉक डिविडेंड था, स्टॉक डिविडेंड था, है ना, स्टॉक डिविडेंड था। यहां पर हम देखें तो स्टॉक डिविडेंड तो ऑप्शंस में ही नहीं है। पहला है कैश डिविडेंड, नहीं, बोनस शेयर में तो कोई कैश नहीं जाता। ये एक कोई डेट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं इशू कर रहे, ना ही ये कोई प्रॉपर्टी डिविडेंड है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। जून 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ दी फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड इज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया, कह रहा है इसमें से कौन सा डिविडेंड प्रिवेलेंट नहीं है इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं चलता। कैश डिविडेंड तो इंडिया में चलता है, ये तो चलता है। स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस इशू भी हमारे देश में बहुत चलता है, बहुत कंपनियों ने बोनस इशू डिक्लेयर किया। बॉन्ड डिविडेंड भले ही चलता नहीं है पर यूज हुआ है, हालांकि ये दोनों ही प्रिवेलेंट नहीं है, ये दोनों ही हमारे देश में नहीं चलते। लेकिन बॉन्ड डिविडेंड को लेकर फिर भी हमारी देश की किसी एक आध कंपनी ने इसके लिए ट्राई किया है, कुछ कंपनियों ने दिया भी है। लेकिन जहां तक सवाल प्रॉपर्टी डिविडेंड का है, ये तो बिल्कुल भी किसने भी नहीं ट्राई किया, मतलब ये हम मान के चलते हैं कि इट इज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है, पर क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने इसकी गाइडलाइन में जब इसको सॉल्व किया तो ए ही टिक किया, मतलब ये बिल्कुल ही प्रेवलेंट नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर आप भी ए ही टिक करके आएंगे जब भी एग्जाम में आएगा। फिर कहता है व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन कैश यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। अब ना यहां पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि अदर देन कैश है। देखिए, हमारे जो चार तरह के डिविडेंड इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, उसमें सिर्फ एक कैश वाला डिविडेंड ही कैश में है, बाकी तीन तो अदर देन कैश है। अगर हम स्टॉक इशू की, स्टॉक डिविडेंड की बात करें तो वहां पर हम शेयर्स दे रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं बॉन्ड इशू की, वहां पर हम एक डेट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी डिविडेंड में हम अपनी इन्वेंट्री दे रहे हैं। तो देखा जाए कैश में तो सिर्फ एक ही दिया ना, कैश डिविडेंड। तो यहां पर बोनस शेयर लिखा है, स्टॉक स्प्लिट लिखा है, स्टॉक डिविडेंड लिखा है, ऑल ऑफ द अबव लिखा है, तो क्या टिक करके आऊं, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ही अदर देन कैश है। बोनस शेयर और स्टॉक डिविडेंड तो बेसिकली एक ही बात हो गई। ठीक, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। देखो, स्टॉक स्प्लिट के बारे में आपने शायद अपने सिक्योरिटी लॉ के पेपर में सुना भी हो। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली क्या है, कंपनियां जब अपने शेयर का डिवीजन कर देती है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है, आपने मुझसे छुट्टे मांगे, मैंने आपको उस 100 रुपए के नोट के बदले 10-10 के 10 नोट दे दिए, तो आपने अपने 100 के नोट के टुकड़े कर दिए। आपके पास टुकड़े करने से पहले भी 100 रुपए थे, टुकड़े करने के बाद भी 100 रुपए हैं। आपके हाथ में 100 का नोट था, पहले एक ही नोट था, अब मैंने उसके बदले में आपको 10 नोट दे दिए, 10-10 रुपए के। तो 10-10 रुपए के 10 नोट देने के बाद भी आपके पास तो 100 रुपए ही रहे ना। तो ऐसे ही कंपनियां भी करती हैं। कई बार कंपनियां अपने शेयर की ट्रेडिंग जो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए या फिर उसमें लिक्विडिटी लाने के लिए अपने शेयर के टुकड़े कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है, कई बार आपने अपने सिक्योरिटी लॉ के टीचर से सुना होगा कि एमआरएफ का शेयर बहुत महंगा है, 1 लाख से ऊपर का शेयर है। अब इतना महंगा शेयर है तो ज्यादातर लोग ना खरीद नहीं पाते उस शेयर को, और क्योंकि लोग खरीद नहीं पाते तो अगर मान लो कंपनी को लगे कि अब थोड़े से रिटेल इन्वेस्टर भी इस कंपनी के शेयर को खरीद पाए, मान लो मुझे हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि मुझे हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, शेयर 1 लाख का है, मुझे अच्छा तो लगता है, पर मैं खरीदूं कैसे, इतना महंगा शेयर है, मेरे पास महीने का इतना सरप्लस इनकम बचता ही नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए फिर कंपनी मान लो अगर ऐसा कहती है कि चलो ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का हमारा शेयर है, हम इसके 10 टुकड़े कर देते हैं।
तो जैसे ही कंपनी इसके 10 टुकड़े कर देंगे, शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। और अगर मान लो स्प्लिट करने से पहले शेयर का दाम 1 लाख रुपए था, तो 10 टुकड़े होने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, इस शेयर का दाम अब मार्केट में 10,000 हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके कितने टुकड़े कर दिए हैं, 10 टुकड़े कर दिए हैं। तो शेयर का दाम कितने रुपए हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा। फिर आम लोग भी जो अभी तक नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो स्टॉक स्प्लिट को अगर आसान से शब्दों में बोले, हम अपने शेयर के छुट्टे करवा रहे हैं। मतलब जैसे आपने अपने नोट के छुट्टे कराए, आप जब शेयर का डिवीजन कर देते हैं तो उसको हम स्टॉक स्प्लिट बोल देते हैं। तो वो भी बेसिकली एक नॉन कैश इवेंट ही है ना, वो तो सिर्फ सिंपली आपने अपने शेयर के टुकड़े किए हैं, तो कुछ शेयर को कुछ दिया थोड़ी है उसने। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ना मुझे तो एक एरर दिखा, क्योंकि इसने बोला है अदर देन कैश यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर। जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो उससे कंपनी का कोई प्रॉफिट थोड़ी यूज होता है। बोनस शेयर देते वक्त कंपनी अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देती है शेयर कैपिटल में। अगर आपने बोनस इशू किया है, जो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो आप देखेंगे हमने इस बात को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो स्टॉक का डिविडेंड देंगे, बोनस शेयर देंगे, तो वहां तो फिर भी प्रॉफिट्स यूज होंगे, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में कोई प्रॉफिट थोड़ी यूज होते हैं। वहां तो सिर्फ हमने अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड किया होता है। बस एक पुरानी वाली शेयर कैपिटल डेबिट होती है, नई वाली शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री होती है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात बता रहा हूं, पर जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया, अब कर दिया, और इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन में भी डी ही आंसर ऑप्ट किया है। आप बस ये समझिए कि स्टॉक स्प्लिट एक नॉन कैश इवेंट है, लेकिन ये कोई डिविडेंड नहीं है। और हमने जो चार तरह के डिविडेंड देखे, उसमें हमने स्टॉक स्प्लिट कहां लिखा? नहीं लिखा ना हमने। पर ठीक है, अब इसको डी ही टिक करके आएंगे अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ही एग्जामिनेशन के हैं, रिपीट होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। देखिए, ये एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। जो अभी हमने किया वो क्या था? फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड किस किस फॉर्म में दिया जा सकता है। हम कैश में डिविडेंड दे सकते हैं, हम जो है स्टॉक इशू कर सकते हैं, मतलब बोनस शेयर दे सकते हैं, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, ये फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड थे। अब हम कह रहे हैं, बात जो कर रहे हैं वो क्या, कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी जो है वो किस किस कैटेगरी में आ सकती है। एक तो भाई देखो, हम मान लो ऐसी कंपनी है जो बड़ी छोटे अभी स्केल पर है, हम अभी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, हम जो भी कमाते हैं हम अभी शेयर होल्डर में बांटना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें वैसे ही पैसा चाहिए अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, भी कैसे डिविडेंड दे दें। मतलब हम हो सकता है नो डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे हो। और नो डिविडेंड पॉलिसी जनरली कौन सी कंपनियां अडॉप्ट करेंगी? जो भी स्टार्टअप फेज में है, अभी स्मॉल कैप कंपनीज है, अभी ग्रोथ फेज में है, अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट ही किया है, अभी मान लो पूरे इंडिया की किसी एक सिटी में ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अभी दिल्ली में ही इनका अभी बिजनेस चलना शुरू हुआ है। अब इनकी मंशा है कि दिल्ली के बाद हरियाणा, यूपी, फिर पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा कवर हो जाए तो ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, फिर वो हो जाए तो सदर्न इंडिया। पूरे इंडिया में जब हम अपने प्रोडक्ट को पूरा फैला देंगे, उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे, एशिया की कंट्रीज में जाएंगे, फिर यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, और करते करते पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे, ये इनका मानना है। ठीक है, तो अभी ये छोटी कंपनी है, अभी तो सिर्फ एक सिटी में ही ऑपरेट कर रही है। तो ये कंपनी जो भी मुनाफे कमाएगी, इसको वही पूरा नहीं पड़ेगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बल्कि ये तो और इक्विटी डाइल्यूट करेगी, और हो सकता है डेट भी ले ले। तो ये कंपनियां डिविडेंड बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहेंगी। तो नो डिविडेंड पॉलिसी हो सकता है हमने अडॉप्ट कर रखी हो, कोई गलत बात नहीं है, छोटी कंपनियां जनरली ये करती हैं। फिर होती है इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इररेगुलर जैसे नाम ही है, हम डिविडेंड बांटने में रेगुलर नहीं है। हमने इस साल डिविडेंड दिया, फिर 3 साल डिविडेंड नहीं दिया, फिर हमने 4 साल डिविडेंड दिया, फिर उसके बाद 4-5 साल फिर डिविडेंड नहीं दिया। मतलब हमारा डिविडेंड देना ना देना ये कोई सामने वाला प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जनरली ऐसे पॉलिसी वो कंपनियां अडॉप्ट करती हैं जो कि बिजनेस साइकिल से गवर्न होती है। बिजनेस साइकिल मतलब हमारा जो बिजनेस है पहले धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर एक स्टेज के बाद एक पीक पकड़ता है, फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है, मतलब एक सिक्लिकल बिजनेस है। ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिकली शुगर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में वो हो सकती हैं। तो ये कंपनियां जो है एक पर्टिकुलर फेज में तो बहुत अच्छा रिटर्न कमाती हैं, और उसके बाद फिर जो उनका रिटर्न है फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। मतलब वो हो सकता है कुछ टाइम लॉसेस में रहे, फिर कुछ टाइम प्रॉफिट्स में रहे, फिर कुछ टाइम लॉसेस में रहे, कुछ टाइम प्रॉफिट्स में रहे। तो जब हमारी कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं ना, तो उस केस में तो फिर हम क्या करते हैं, उस केस में फिर हम डिविडेंड बांटते हैं, और जब हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो फिर हम वहां पे डिविडेंड बांटना छोड़ देते हैं। इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं यहां पर एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। हम डिविडेंड तुम्हें हर साल देंगे, हमारे कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, डिविडेंड हर साल देंगे, लेकिन कितना देंगे ये नहीं पता।
हम किसी साल तुम्हें 10 रुपए पर शेयर दे सकते हैं, किसी साल 8 रुपए पर शेयर दे सकते हैं, किसी साल 12 रुपए पर शेयर दे सकते हैं, 15 रुपए पर शेयर दे सकते हैं। डिविडेंड हर साल देंगे ये श्योर है, लेकिन डिविडेंड का क्वांटम नहीं बता सकते। अभी यूजुअल रेट जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से दे देंगे। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, ऐसी कंपनियां जो जनरली होती है ना, इनकी मार्केट में बहुत बढ़िया गुडविल होती है, क्योंकि ये डिविडेंड पक्का पक्का देंगी देंगी, हमें पता ही है, सामने वाले इन्वेस्टर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी डिविडेंड देगी देगी। ऐसी कंपनियों के मार्केट प्राइस भी बहुत स्टेबल रहते हैं, गुडविल भी बढ़िया रहती है, मार्केट प्राइस स्टेबल रहते हैं, तो शेयर होल्डर में कॉन्फिडेंस भी एक अलग से आता है इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके। तो ये डिविडेंड, बिल्कुल डिविडेंड से शेयर होल्डर को खुश रखती है। फिर दूसरी पॉलिसी है जो कि रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी की तरह ही है, ये इसको हम बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करके चलती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब, अब यहां पर भी ना 3 तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में। पहला कि हम हर साल, हमने सोचा है कि 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, हर साल 5 रुपए देंगे, मतलब हमने अमाउंट को स्टेबल कर दिया। एवरी ईयर हम कितना रुपए डिविडेंड देंगे, 5 रुपीज का डिविडेंड देंगे। एक तरीका ये है। या फिर हम कह रहे हैं कि भी देखो, रुपयों में छोड़ो, हम अभी भी एक फिक्स्ड कांस्टेंट डिविडेंड देंगे हर साल, लेकिन परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। हम जो भी मुनाफे कमाएंगे 30% पे आउट कर देंगे। मान लो हमने 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर किया, तो हम 30% मतलब 3 रुपए तुम्हें डिविडेंड देंगे। कभी हमारा अर्निंग पर शेयर मान लो 15 रुपए हो गया, तो 15 रुपए का 30% कितना होता है, 4.5 रुपए दे देंगे। हमारा अर्निंग पर शेयर और बढ़ गया, 20 रुपए हो जाएगा, तो 20 रुपए का 30% कितना दे देंगे, 6 रुपए दे देंगे। हमारा अगर अर्निंग पर शेयर आगे चल के 50 रुपए हुआ, तो 50 रुपए का 30% मतलब हम तुम्हें फिर 15 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। मतलब कहने का यह है कि यहां पर हमने परसेंटेज को भी फिक्स कर सकते हैं। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में एक तो क्या है कि आप हर साल कांस्टेंट अमाउंट डिविडेंड का दे दें, एक अमाउंट फिक्स कर दिया, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, अर्निंग से मतलब मत रखो तुम शेयर होल्डर, हम तुम्हें हर साल 5 रुपए देंगे। एक तरीका यह है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का। दूसरा तरीका स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का क्या है कि आपने पे आउट रेशियो फिक्स कर दिया। फिर अर्निंग कम हो, ज्यादा हो, अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड पर शेयर भी कम हो जाएगा, अर्निंग बढ़ेगी तो डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि पे आउट फिक्स करा, परसेंटेज फिक्स किया ना, तो हमारा अगर पर शेयर अर्निंग बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में ही एक तीसरा भी होता है, जिसमें हम एक स्टेबल रुपी डिविडेंड तो देंगे, लेकिन साथ में हमने शेयर होल्डर को यह भी कह दिया कि भाई जिस साल हमारे अगर अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे देंगे। मतलब स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, और ये एक्स्ट्रा डिविडेंड किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारे क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स पर। मान लीजिए हमने कहा कि शेयर होल्डर को तुम्हें हर साल हम 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, और किसी साल अगर हमारे अच्छे मुनाफे हुए तो एक्स्ट्रा भी दे देंगे। और मान लो हमारे बड़े अच्छे मुनाफे हुए, तो हमने उस 5 रुपए के साथ 10 रुपए का डिविडेंड और जोड़ दिया। एक हमने कहा भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड दे रहे हैं इस बार, तो 5 + 10 15 रुपए। फिर हमने अगले साल फिर आया, हमने 5 रुपए दिए, इस बार मुनाफे उतने अच्छे नहीं हुए, पर हमने कहा ठीक है एक्स्ट्रा डिविडेंड 2 रुपए का दे सकते हैं, तो हमने 5 + 2 7 रुपए कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा डिविडेंड डिपेंड करेगा कि हमारे प्रॉफिट्स किस तरीके से हैं। 5 रुपए तो उनके लिए हमने फिक्स कर दिया। तो अब अगर हम फाइनली सम अप करें, हमने कहा 4 तरह की डिविडेंड पॉलिसीज हैं। पहला रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में हमने शेयर होल्डर को बोल दिया तुम्हें डिविडेंड देंगे, लेकिन ना रेट नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है कि हमारे मुनाफे कैसे होंगे, उसके हिसाब से रेट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी ये हुआ। फिर हमने कहा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, सामने वाला एक सर्टेन रहे, उसको हमने कहा भी देखो हम तुम्हें 3 तरीके से स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी दे सकते हैं। पहला तरीका है कि कंपनियां क्या कहें कि हम हर साल 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, डिविडेंड पर शेयर फिक्स कर दिया, अर्निंग चाहे जितनी मर्जी हो। दूसरा हमने कहा यह भी तरीका, अगर हम ये तरीका नहीं अपनाना चाहते तो हम ये भी कह सकते हैं कि पे आउट रेशियो फिक्स कर दिया कि 30% का पे आउट कर देंगे। और तीसरा तरीका यह भी है कि हमने एक कांस्टेंट डिविडेंड के साथ साथ कहा एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे, और ये एक्स्ट्रा डिविडेंड इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे मुनाफे कितने हुए हैं। और तीसरा हमारा है इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। ये वो कंपनियां जो कि सिक्लिकल नेचर की होती हैं, जो कुछ वक्त अच्छे दौर से गुजारती हैं, फिर उनका कुछ बुरा वक्त आता है, फिर अच्छा दौर आता है, फिर बुरा वक्त आता है। तो ऐसी कंपनियां जो हैं वो बेसिकली एक इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं। और फिर फाइनली हमने कहा नो डिविडेंड पॉलिसी, एक ऐसी कंपनी जो कि अभी स्टार्टअप फेज में है, जो भी अभी ग्रोथ फेज में है, वो कंपनियां डिविडेंड देना जनरली नहीं पसंद करती। तो मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं, आपके पास कुछ बुक वगैरह होगी जहां पर थियरी के नोट्स आपके पास होंगे, तो बिल्कुल उनको आपको अच्छे से रीड करके जाना है। तो मैं अभी फिलहाल इस सारे डिस्कशन पर, अब जो इसके बेसिस पर एमसीक्यू आए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जून 2022 में आया, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। कह रहा है इसमें से कौन सा रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मेरिट नहीं है, मतलब एडवांटेज नहीं है।
इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर। भाई अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी पे करेगी, बिल्कुल ये एक एडवांटेज है। बी अभी पढ़ते हैं क्योंकि ये डिसएडवांटेज है। सी, इट असिस्ट इन मेंटेनिंग गुडविल ऑफ द कंपनी, हाँ ये भी एडवांटेज है। इट गिव्स रेगुलर इनकम टू द शेयर होल्डर, बिल्कुल ये भी एक एडवांटेज है। इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? इट डज नॉट असिस्ट इन स्टेबलाइजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द रिलेटेड सिक्योरिटीज। अरे भाई अगर अगर एक कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करती है तो उसका मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज रहता है। तो ये मतलब ऑफ कोर्स एक मेरिट नहीं, इन्होंने तो यहां पर एक लिखा इट डज नॉट असिस्ट, तो ये मेरिट नहीं है ऑफ कोर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि ये रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी डेफिनेटली असिस्ट करता है मार्केट प्राइसेस को स्टेबल रखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 का। कह रहा है इफ अ कंपनी इज यूजिंग कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी बेसिकली एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है। ध्यान रखें यहां पर क्या कर रहे हैं हम, पे आउट रेशियो को कांस्टेंट कर रहे हैं, रुपीज में नहीं, परसेंटेज को हम कांस्टेंट कर रहे हैं कि हर साल तुम्हें 30% का मुनाफा देंगे। 10 रुपए के ईपीएस, अगर 10 रुपए का ईपीएस कमाया है तो 3 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। 20 रुपए का ईपीएस कमाया है तो 6 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। 30 रुपए का ईपीएस कमाया है तो 30% 9 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। तो जैसे जैसे हमारा अर्निंग्स बढ़ेगा हमारा डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिविडेंड वुड डिक्रीज तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। अगर मान लीजिए इंक्रीज इन इनकम है तो डिक्रीज कैसे हो जाएगा? भाई इंक्रीज इन इनकम के साथ डिविडेंड बढ़ेगा। इंक्रीज विद इन इंक्रीज इन इनकम, रिमेन सेम, कांट बी डिटरमिन्ड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, कि हमारा जो डिविडेंड का अमाउंट है, डिविडेंड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इनकम। भाई रिमेन सेम तो कौन से केस में रहेगा? अगर हमने कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर वाली पॉलिसी अडॉप्ट करी है। अगर हम डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट दे रहे हैं तब वो सेम रहेगा ना। लेकिन अगर हम पे आउट रेशियो कांस्टेंट रख रहे हैं तो हर साल डिविडेंड का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हेन द फर्म डज नॉट पे आउट फिक्स्ड डिविडेंड रेगुलरली, अगर हम एक फिक्स्ड डिविडेंड रेगुलरली नहीं पे कर रहे हैं तो ये पॉलिसी क्या कहलाएगी? एक इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। ये भी कोई पूछने की बात थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन भी जून 2021 में आया। अगला थियरी क्वेश्चन जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है assumptions ऑफ एमएम मॉडल। अब देखिए assumptions में जो पहली assumption लिखता है, कह रहा देयर आर नो टैक्सेस। कह रहा टैक्सेस हम मान के चल रहे हैं नहीं है। तभी आप देखिए हमने जो भी एमएम अप्रोच में बात करी टैक्स तो कहीं पर बीच में आया ही नहीं। इसका मतलब ये मान के चलती है देयर आर नो टैक्सेस। कह रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप खुद सोचिए, हम एमएम अप्रोच में नए शेयर इशू कर रहे थे, अब जब नए शेयर इशू करेंगे तो क्या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगी? जब कोई कंपनी इशू लेके आती है तो उनको मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, अंडरराइटर अपॉइंट करने पड़ते हैं, लीगल एडवाइजर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। ये सारे क्या फ्री में अपॉइंट हो जाएंगे क्या? इनका खर्चा नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। प्रॉस्पेक्टस छपाने पड़ेंगे तो प्रिंटिंग वगैरह पे खर्चा होगा। मतलब खर्चे तो 100 तरीके के होंगे, लेकिन वो कह रहा है भाई ये सारे के सारे खर्चे नहीं होते। मतलब हम कॉस्ट ऑफ इशू निल मान के चलते हैं। देखा जाए तो पहली दोनों एजम्पशन जो है वो इलॉजिकल है। यही जो इलॉजिकल एजम्पशन है ना, वही एमएम अप्रोच की लिमिटेशंस बन जाती है। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ एमएम अप्रोच, तो जो ये यहां पर इसकी इलॉजिकल एजम्पशन है, इन सबको ही क्या बोल दोगे आप? यही सारी की सारी इलॉजिकल एजम्पशंस को हम इसकी लिमिटेशंस में काउंट करवा देंगे। थियरी बुक में आप देखोगे लिमिटेशंस पर भी एक क्वेश्चन है, तो वो इसी से डिराइव हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद यहां पर कहता है भाई कैपिटल मार्केट ना बिल्कुल परफेक्ट है। अब कैपिटल मार्केट परफेक्ट में ना बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। कैपिटल मार्केट परफेक्ट का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 रुपए चल रहा है तो वो कह रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। उस 1000 रुपए में सब कुछ इंक्लूड है, मतलब सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है उस 1000 रुपए में रिफ्लेक्ट हो रही है। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको उस इवेंट की जिसकी वजह से आगे जाके शेयर प्राइस अफेक्ट होगा उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन हो जाती है। मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन से आने से पहले उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तभी तो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। और तभी आप जब सेकंड ग्रुप में सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर रेगुलेशंस वगैरह बना रखी है। भाई सेबी को भी पता है ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। कुछ लोगों के पास एक प्रिविलेज होता है जिनके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो भाई सही बताएं तो परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शंस है। अच्छा, और परफेक्ट होने का क्या मतलब है? और परफेक्ट होने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स सारे के सारे बड़े ही समझदार हैं। बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि जब भी आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएं तो पहले सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, नहीं ऐसा बोलते हैं। ये मानती है assumption कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। अरे कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। मतलब ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते।
इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बहुत है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग बिल्कुल देख समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी ने सुना कि अच्छा एशियन पेंट्स अच्छा शेयर है, खरीद लिया। अरे भाई एशियन पेंट्स का फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या पता आपको? एशियन पेंट्स ऑलरेडी बहुत महंगा शेयर है, क्या पता आपको? एशियन पेंट्स के आगे बड़े सारे कॉम्पिटिटर आने वाले हैं, वो देखो जिंदल स्टील वाले भी आ गए, और आदित्य बिरला ग्रुप भी आ गया, और पिडिलाइट भी आ गया, फेविकोल वाले भी आ गए, सबने तो पेंट्स के बिजनेस में घुस रहे हैं। तो क्या पता आगे जाके एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर अफेक्ट हो जाए। आपने तो बड़ा महंगा खरीद लिया शेयर। मैं कह रहा हूं कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कम होते हैं। हमें लगा कि अच्छा एशियन पेंट बड़ा सुंदर नाम है, अच्छा नाम है, देखा हुआ सुना हुआ है, घर घर में यूज होते हुए देखा, खरीद लिया शेयर। महंगा सस्ता है तो देखा ही नहीं। हमें लगा मारुति, अच्छा खरीद लिया शेयर, क्यों देखते हैं मारुति की गाड़ियां। अरे भाई लेकिन ये भी तो समझो कि इस टाइम वो शेयर महंगा था, सस्ता था, क्या था, बस खरीद लिया। मतलब कहने का ये इन्वेस्टर्स रैशनल बता रहा है। रैशनल मतलब बिल्कुल सोचे समझे, बिल्कुल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है। जब वो किसी केमिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केमिकल सेक्टर को पूरा पढ़ के आते हैं। जब वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल स्टेट का सेक्टर है उसको पूरा देखते हैं बढ़िया से। आईटी सेक्टर की तो उनको बहुत ही समझ है। दवाइयों के किसी कंपनी को पकड़ेंगे तो दवाइयों को तो पूरा का पूरा आर&डी मार के आएंगे वो इन्वेस्टर। ऐसा होगा क्या? नहीं। एक इन्वेस्टर सारी की सारी रेशियोज को समझता है, बैलेंस शीट को समझता है, पीएनएल को समझता है। भाई इन्वेस्टर्स रैशनल तो तभी हो पाएंगे। फिर कहता है इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। मैं जो भी कहा ना कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल होती है, ये परफेक्ट का मतलब यही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाती है। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट अर्निल, मतलब जब हम शेयर खरीदते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है ना ब्रोकरेज, ना एसटीटी, ना जीएसटी, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। उसके बाद कहता है सिक्योरिटीज ना डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या है? मान लो अगर एमआरएफ का शेयर 1 लाख रुपए का है तो तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपए नहीं है, 50,000 है, तुम आधा शेयर खरीद लो। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में हम शेयर जो है होल नंबर में ही खरीद सकते हैं, शेयर का आधा हिस्सा नहीं खरीद पाते। डिविजिबल नहीं है हमारे यहां पर शेयर। हमारी कंट्री में शेयर डिविजिबल नहीं है, मतलब अगर मुझे आधा पौना शेयर खरीदना है कोई तो नहीं खरीद सकता, मुझे पूरा ही शेयर खरीदना पड़ेगा। अब आप याद करें ये क्यों कह रहा होगा। जब हमने एमएम अप्रोच को डिस्कस किया था, आइए जरा, वहां पर हमने कई बार शेयर निकाले थे, याद है ना आपको? कई बार शेयर निकाले थे, हाँ सर निकाले थे। हम जब वो शेयर कंप्यूट कर रहे थे तो वहां पर शेयर्स कई बार डेसिमल में आ रहे थे। हमने राउंड फिगर हमने किया था। एमएम अप्रोच यहां तक बोलती है तुमने राउंड फिगर क्यों किया, मत कर दे राउंड फिगर। हमारी तो एजम्पशन ही यही है। हमारी तो जैसे यहां पर हमने जब ये शेयर निकाले तो हमने यहां पर क्या किया था, हमने उसको राउंड ऑफ किया था। एमएम अप्रोच बोलती है राउंड ऑफ करने की जरूरत वैसे थी नहीं, डिविजिबल शेयर इशू हो सकते हैं, ये हमारी एजम्पशन है। मतलब अगर मान लो 40, ये जैसे 14 लाख को 31.5 से डिवाइड करके ये आ रहा है 44,444.44, तो 0.44 शेयर भी इशू हो सकता है, ऐसा एमएम मॉडल बोलती है। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन में स्टडी मैट में कर भी रखा है, एक ही क्वेश्चन में किया, लेकिन बाकी सब में उन्होंने भी होल नंबर की तरफ उन्होंने राउंड ऑफ किया है। लेकिन हम कहते हैं भाई अब डेसिमल लेके जाएंगे, हमारे लिए ना कैलकुलेशन थोड़ी सी वो हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा फिर डेसिमल कैरी करने पड़ेंगे। हमने कहा हम तो नहीं कर रहे ऐसा। लेकिन एमएम अप्रोच कहती है कि आप चाहें तो सिक्योरिटीज, क्योंकि हम डिविजिबल मान रहे हैं, तो आप चाहते तो उसको होल नंबर नहीं, अगर फ्रैक्शन में शेयर आ रहा है तो इशू कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इस एमएम अप्रोच के चलते। तो कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट में एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये सारी असम्पशंस इंक्लूड है। इन्वेस्टर सारे रैशनल है, मतलब सारे समझदार इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल सोचे समझ के और पूरी स्टडी करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है पहले से ही पब्लिक के पास है। मतलब ऐसा कोई इवेंट नहीं छुपा हुआ। अगर किसी कंपनी का फ्रॉड अगर आना है तो पहले से सबको पता लग चुका है, पर ऐसा तो है नहीं। पहले लोग अगर मान लो किसी कंपनी में फ्रॉड आना है तो जो भी उस कंपनी के इनसाइडर हैं पहले उस शेयर को बेच देंगे, और बाद में पब्लिक को पता लगेगा अरे क्या हो गया, उसके बाद फिर पब्लिक बेचारी उस शेयर में लुटती चली जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अर्निल ऐसा भी नहीं होता, सिक्योरिटीज डिविजिबल ऐसा भी नहीं होता। फर्म हैज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपने देखा था ना एमएम मॉडल में हर एक क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख रुपए चाहिए मतलब 10 लाख रुपए चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। अगर तुम्हारे पास 4 लाख पड़े तो 6 लाख का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा। भाई आप देख रहे थे ना कि हमारे पास जितने प्रॉफिट्स होते थे और जितने हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए थे, रिमेनिंग हम नए शेयर से करते थे इशू, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स है। 10 लाख मतलब 10 लाख रुपए तुम्हें लगाने पड़ेंगे, अगर 15 लाख रुपए तो 15 लाख लगाने पड़ेंगे, अगर तुम्हारे पास कम है तो बाकी के लिए शेयर इशू करो। उसके बाद कहता है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहा है। स्टॉक मार्केट तो रिस्क से भरी पड़ी है, यहां से ज्यादा रिस्क तो कहां होगा। तो ये सारी की सारी एजम्पशंस जो है ये एमएम अप्रोच, एमएम मॉडल की एजम्पशंस हैं।
अगला जो हमारा थियरी क्वेश्चन है, एमएम मॉडल की तरह वॉल्टर्स मॉडल की भी एजम्पशन एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसकी लिमिटेशंस भी पूछी जा सकती हैं। जो एजम्पशंस यहां पर आपको इलॉजिकल लगे वही उसकी लिमिटेशन में भी हम मेंशन कराएंगे। आइए जरा अब एक एक करके इसकी एजम्पशंस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखा, हमने जितने भी वॉल्टर मॉडल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए तो हम वहां पर क्या कह रहे थे कि डिविडेंड कितना बांटे, ज्यादा बांटे कम बांटे, क्या उससे शेयर होल्डर की वेल्थ पर कुछ असर पड़ेगा। मतलब हमारा जो मेन यहां पर फोकस था वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे था और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही कनेक्टेड है रिटेंशन। अगर हमारी ग्रोथ वम होती थी तो रिटेन करने का क्या फायदा होता था, रिटेन करने का फायदा यही था ना कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पा रहे थे। मतलब हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो रिटेन करके ही करेंगे। मतलब हम पैसा क्यों रिटेन कर रहे थे कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो आपने एक बात यहां नोटिस करी, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वॉल्टर्स मॉडल में हमने हमेशा यही बात मानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें कि रिटेन करें, और रिटेन भी क्यों, ताकि हम उस पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। मतलब हम अपने बिजनेस में जो एक्सपेंशन प्लान्स थे, जो इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हम उसके लिए कंप्लीटली पता है किस पे डिपेंडेंट थे, रिटेन्ड अर्निंग्स पर। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है कि हमारी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेन्ड अर्निंग्स से फाइनेंस होगी। हमने किसी भी क्वेश्चन में आपने देखा ना डेट का सहारा लिया ना ही नए इक्विटी शेयर्स का सहारा लिया। एमएम मॉडल में तो हम इन्वेस्टमेंट कहां से कर रहे थे, रिटेन अर्निंग से जो पूरी हो जाए, बाकी हम क्या कर रहे थे, बाकी हम इक्विटी शेयर से हम इन्वेस्टमेंट्स को हम अपनी पूरी कर रहे थे। मतलब हम अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की नीड थी उसके लिए जो हमारे पास शॉर्टफॉल बचता था पैसे के लिए, उसके लिए हम नए शेयर इशू कर रहे थे। लेकिन वॉल्टर मॉडल बोलता है कि भाई नहीं, हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट की नीड है अगर वो पूरी होंगी तो कहां से पूरी होंगी, रिटेन्ड अर्निंग से ही पूरी होंगी। इसका मतलब ऐसी कंपनियां जो सारे के सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं वो तो फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर ही नहीं पाएंगी, यही मतलब हुआ। तो ये एक assumption हो गई इसकी। उसके बाद वो कहता है कि हम जितना भी कमाई करते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और या फिर हम उसको री इन्वेस्ट कर लेंगे इंटरनली, और जितना मतलब पैसा रुका और इन्वेस्ट कर दिया। ऑफ कोर्स पहली और तीसरी assumption जो है वो क्या है, कनेक्टेड है, तभी मैंने साथ साथ बोली। उसके बाद हम कह रहे हैं आर और के ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब कंपनी जो पैसा लगाएगी उस पर जो रिटर्न कमाएगी, अगर मान लो कंपनी का आर 15% है तो कंपनी जितना ही प्रोजेक्ट लगा ले सब पर 15% का रिटर्न मिलेगा। पर प्रैक्टिकली आप मुझे बताइए कि सारे के सारे प्रोजेक्ट सेम रिटर्न दे सकते हैं। आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा है, 2 प्रोजेक्ट होते थे, दोनों का आईआरआर अलग कितनी बार आया। और आप लॉजिकली भी सोचिए, अगर एक कंपनी है मान लीजिए वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और यूरोप में भी बिजनेस कर रही है, क्या इंडिया का बिजनेस और यूरोप का बिजनेस दोनों ही प्रोजेक्ट्स में क्या सेम रिटर्न आ जाएगा? नहीं। यूरोप में हो सकता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो क्योंकि वहां पर लोगों की प्राइसिंग पावर ज्यादा होगी, वहां पर हम ज्यादा प्रीमियम पर अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। दो मार्केट से सेम कैसे आएगा? इंडिया में ही अगर आप देख लीजिए, अगर एक कंपनी मेट्रो सिटीज में ऑपरेट कर रही है और रूरल सिटीज में भी ऑपरेट कर रही है, ऑफ कोर्स रूरल सिटीज से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम आता है। मतलब रूरल सिटीज में अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगा रखा है तो वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी या आर जो देखेंगे वहां पर कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि वहां पर प्राइसिंग पावर का ध्यान रखना पड़ेगा। और मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर वगैरह यहां की बात करें, तो यहां पर ऑफ कोर्स उन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगा। तो आर कांस्टेंट रहना ये तो फालतू बात है भाई। हर प्रोजेक्ट जो है अपने आप से एक रिस्क रिटर्न का प्रोफाइल लेके आता है। हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है। पीवीआर अगर मान लो दिल्ली मुंबई में अपना सिनेमा हॉल खोलेगी और किसी और छोटी सिटी में सिनेमा हॉल खोलेगी, तो दोनों जगह से सेम रेवेन्यू नहीं आ सकता, ना ही वो दोनों जगह पर टिकट प्राइस सेम रख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये एक बात है। उसके बाद कह रहे हैं केई भी कांस्टेंट रहेगा। कह रहा है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, केई का क्या मतलब है कि शेयर होल्डर आपकी कंपनी से हमेशा सेम ही एक्सपेक्ट करेगा? नहीं कर सकता, सेम एक्सपेक्टेशन उसकी हो ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो अभी फिलहाल बूम में है, अगर मान लो अभी आपने ऐसे दौर में शेयर्स में पैसा लगाया इस सेक्टर में, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें ईवीज की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां जो है ज्यादा रिटर्न दे रही हैं। लेकिन अगर एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेचुरेट हो जाएगा उसके बाद तो फिर थोड़ी वो ज्यादा रिटर्न दे पाएंगी, फिर तो वो नॉर्मल रिटर्न देंगी। अभी इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है, लेकिन बाद में ये एक्सपेक्टेशन अपने आप उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब कंपनी वो वाले मुनाफे कमा ही नहीं पाएगी ना। जब एक बार सारी मार्केट सेचुरेट हो जाएगी उसके बाद वो कैसे कमाएगी वो वाले प्रॉफिट? तो ये भी कहना कि केई और आर ई सेम होता है, नहीं होता। आर भी अलग अलग हो सकता है, केई भी अलग अलग हो सकता है। कहता एक बार आपने वॉल्टर मॉडल में जो अर्निंग ले ली और जो डिविडेंड ले लिया, हम मान के चलते हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर कंपनी का अर्निंग आपने 10 रुपए लिया है तो हम मानेंगे आने वाले हर सालों में वो 10 रुपए होगा।
अगर आपका पे आउट 5 रुपए है तो हम मानेंगे आने वाले हर सालों में वो डिविडेंड जो है वो 5 रुपए ही होगा, तो अर्निंग्स और डिविडेंड चेंज नहीं होंगे। फर्म हैज वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ, भाई ये तो हमारा बेसिक अकाउंट्स का भी एजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न की, हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्म है वो एक इनफाइनाइट टाइम के लिए काम करेगी। ये चलो एजम्पशन मान भी लेते हैं क्योंकि हर एक बिजनेस इसी एजम्पशन पे शुरू होता है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अच्छा मान लीजिए एग्जाम में एजम्पशन की जगह लिमिटेशन ऑफ वॉल्टर्स मॉडल आ जाता है, तो आप जब थियरी बुक देखेंगे उसमें आप देखोगे 4 लिमिटेशंस लिखी हुई हैं और उसमें से 3 लिमिटेशन तो इन्हीं एजम्पशन में से आ गई। फॉर एग्जाम्पल इसकी पहली एजम्पशन क्या है, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली अगर आप ज्यादातर कंपनीज की बैलेंस शीट देखोगे, खासकर लिस्टेड कंपनीज जो पब्लिक डोमेन में है उनकी बैलेंस शीट उठा के देखोगे तो अधिकतर हर एक कंपनी की किताबों में आपको डेट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर कंपनी की किताबों में डेट मिलेगा। हैं ऐसी कंपनियां जो डेट फ्री हैं, डेट नहीं है, लेकिन स्टिल ज्यादातर कंपनियों की किताबों में डेट मिलेगा। और अगर आप थोड़ा भी अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से फेमिलियर रखोगे तो आप देखोगे आए दिन इशू आते हैं, आए दिन आईपीओ आते हैं, आए दिन राइट इशू आते हैं, मतलब नए शेयर भी इशू होते हैं। तो ये कहना कि कंपनी रिटेन्ड अर्निंग से ही अपनी इन्वेस्टमेंट नीड पूरी करेगी, ये तो फिर कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही होंगी। ऐसी हैं कंपनियां लेकिन बहुत कम कंपनियां हैं, ज्यादातर जो कंपनियां जो हैं वो तो डेट भी रेज करती हैं और नए शेयर भी इशू करती हैं, तो ये एक लिमिटेशन हो गया। उसके बाद आर एंड के ई आर कॉन्स्टेंट, लिमिटेशन देखोगे तो ये अलग अलग 2 लिमिटेशन लिख के आना। आर कांस्टेंट नहीं रहता, आर मतलब अगर कंपनियां पैसा इन्वेस्ट करेगी तो हर एक प्रोजेक्ट सेम रिटर्न दे, वो बात बिल्कुल इलॉजिकल है। और के भी कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे जैसे कंपनी का रिस्क प्रोफाइल बदलेगा शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगी। उसके अलावा आप देखोगे जब आप बुक पढ़ोगे ना उसमें देखोगे एक लिमिटेशन ये है कि इस मॉडल ने कई सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो तो इग्नोर ही कर दिए, जैसे कि टैक्स को इग्नोर कर दिया, टैक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो लिमिटेशन भी आप देखोगे तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 का है और इसमें पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सी वॉल्टर मॉडल की एजम्पशन नहीं है, कौन सी वॉल्टर मॉडल की एजम्पशन नहीं है। कह रहा है द फर्म फाइनेंस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू डेट और रिटेन्ड अर्निंग। ना ना ना, हमारी पहली इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या थी वॉल्टर मॉडल में कि यहां पर जो कंपनी है वो सारी की सारी अपनी इन्वेस्टमेंट की नीड रिटेन्ड अर्निंग से पूरी करती है, तभी तो वो सोच रही थी कि हम इसको बाटे की रिटेन करें। यहां पर हमने ना तो कोई नए शेयर इशू किए ना ही हमने कोई डेट से पैसा रेज किया, तो पहला जो इसमें एजम्पशन लिखा है थ्रू डेट और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जो है इसका एजम्पशन नहीं है। बाकी आप देख लो सारी एजम्पशन तो है। हाँ जो आर है वो कांस्टेंट होता है, ये माना हमने, के ही कांस्टेंट होता है, फर्म हैज वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ, ये तीनों तो एजम्पशन हैं, तो ये एजम्पशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, Walter model can be applied only to those companies which earn high profits, which make investment by resorting to high levels of debt। भाई जो कंपनियां डेट लेती हैं वो तो वॉल्टर मॉडल लगा ही नहीं सकती। which make investment without borrowing or raising external equity, कह रहा है ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं लेकिन ना तो वो बोरो करती हैं और ना ही कोई नई इक्विटी से पैसा रेज करती हैं, मतलब ना ही एक्सटर्नल इक्विटी से, मतलब नए शेयर से पैसा रेज करती है। तो मुझे तो सी ही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ये अर्न हाई प्रॉफिट्स का क्या मतलब है भाई, प्रॉफिट रीजनेबल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रॉफिट से थोड़ी कोई मतलब है यहां पर। तो मेक इन्वेस्टमेंट्स विदाउट बोरोइंग और रेजिंग एक्सटर्नल इक्विटी, यही हमारी पहली इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी कि वॉल्टर मॉडल में हम जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की नीड है वो रिटेन्ड अर्निंग से पूरी करते हैं, ना तो हम बोरो करते हैं ना ही हम नए शेयर इशू करते हैं। और इसमें डी लिखा है डू नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट करने से मना नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करो तभी तो ग्रो करोगे, बिना इन्वेस्टमेंट के तो ग्रोथ भी कैसे होगी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग से हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तो यहां पर हमने इसको टिक कर दिया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएम डिविडेंड थियरी। अब ये एमएम डिविडेंड थियरी की बात कर रहा है। फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स,
हाँ, ये तो एजम्पशन है ही। ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, ये भी इसकी एक एजम्पशन है। देयर इज नो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म। हमने एमएम मॉडल के जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो किए थे फुल फ्लेज, उसमें हमने देखा था कि एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, तो इसका सही ऑप्शन तो सी होगा। ये ट्रू नहीं है क्योंकि यहां पर एमएम मॉडल में एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है। और जो डी देखोगे ये भी हाँ ट्रू है। द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म इज इररिलेवेंट। भाई एमएम थियरी तो थी कौन सी, एक इररिलेवेंस डिविडेंड थियरी थी। तो इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है, जो ये लिख रहा है देयर इज नो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, एमएम मॉडल में होती है। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कवर कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश करी कि हर एक एग्जाम का एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। फिर भी हो सकता है कि शायद एक आध एमसीक्यू मुझसे स्किप ना हो गया हो, लेकिन अभी तक के जितने एग्जाम के एमसीक्यू से मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारे ही जो है वो कंसिडर करते हुए आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन करवाऊं। बाकी आपको प्लीज़ इस बात का फिर से ध्यान रखना है, जहाँ से भी आपने क्लासेस लिए हैं प्लीज़ अपने जो रेगुलर नोट्स हैं, जो रेगुलर बैच में जो आपने पढ़ा है, वो प्लीज़, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है, तो वो ज़रूर आपको करके जाना है। बाकी वक्त आपके पास कम है तो इससे भी काम चल सकता है जो हमने इस पर्टिकुलर क्लास में किया है, लेकिन फिर भी एक रिस्क हमेशा रहेगा क्योंकि ये 100% कवरेज नहीं होता किसी भी रिवीजन लेक्चर में। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट कवरेज रहता है। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।